हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू टूलकिट फॉर डेटा साइंस सब्जेक्ट का यूनिट 2 जो कि है आर फॉर डेटा साइंस। यहाँ पर हमारा फर्स्ट टॉपिक है बेसिक्स ऑफ आर एंड आर स्टूडियो। बेसिकली आर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो स्पेशली डेटा साइंस के लिए यूज़ की जाती है। हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2। आर स्टूडियो इज़ एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर आर लैंग्वेज। आर क्या है? एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जिसे हम शॉर्ट में आईडी भी कहते हैं। आईडी क्या होता है? बेसिकली आईडी एक जीयूआई यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, जहाँ पर हम लोग हमारे कोड को लिख भी सकते हैं, साथ में हम लोग उसका आउटपुट भी जनरेट करके देख सकते हैं। आईडी इज़ अ जीयूआई where you can write your code, see the result, and also see the variables that are generated during the course of programming. R is available as both open source and commercial software. R एक open source सॉफ्टवेयर भी है, जैसा कि open source का आपको मीनिंग पता होगा, जो कि फ्री में अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन्हें हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। और साथ में उनका कोड गिटहब पर भी अपलोड होता है, जहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी इशू आने पर उसमें अपडेट्स किए जा सकते हैं किसी के भी द्वारा। साथ में कमर्शियल सॉफ्टवेयर के तरीके से भी उपलब्ध है, जहाँ पर हम लोग इसका एक पेड वर्जन भी ले सकते हैं। R is also available as both डेस्कटॉप एंड सर्वर वर्जन। यहाँ पर R जो है वो डेस्कटॉप यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए भी एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, साथ में एक सर्वर वर्जन में भी अवेलेबल है। R स्टूडियो इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर वेरियस प्लेटफॉर्म सच एज विंडोज़, लिनक्स एंड मैक ओएस। R इज़ एन मशीन इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसलिए यह विंडोज़, लिनक्स और मैक ओएस यानी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन। आर को हम लोग किस तरह से इंस्टॉल करते हैं? आर स्टूडियो और आर लैंग्वेज को इंस्टॉल करने के लिए बेसिकली हम लोग आर स्टूडियो को इंस्टॉल करते हैं। आर स्टूडियो को हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, और बेसिकली इंस्टॉलेशन की प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। हम लोग गूगल पर जा करके आर स्टूडियो इंस्टॉलेशन लिखेंगे, वहाँ पर एक वेबसाइट आता है, वहाँ से हम लोग सिंपली उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका लेआउट किस तरह से है? इसके लेआउट में 4 पैनल्स हैं: कंसोल, स्क्रिप्ट एडिटर, एनवायरनमेंट, फाइल्स, प्लॉट्स एंड पैकेजेस। स्क्रिप्ट एडिटर है, जहाँ पर हम लोग हमारे कोड आर स्क्रिप्ट को लिखेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। जो स्क्रिप्ट हम लोग लिखते हैं उसे सेव करने के लिए बेसिकली वो .r एक्सटेंशन की हेल्प से सेव होगी। यहाँ पर मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो नहीं करूँगा, बेसिकली मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, तो हम लोग सीधा पढ़ते चलेंगे फटाफट। आर कोड को रन कैसे करेंगे? सिलेक्ट कोड एंड क्लिक रन और यूज़ कंट्रोल एंटर टू एग्जीक्यूट अ लाइन। बेसिकली यहाँ पर हम लोग जब कंसोल में काम कर रहे होते हैं तो हम लोग हमारा कोड लिखते हैं, और वहाँ पर सीधा कंट्रोल एंटर करने पर हम लोग उस लाइन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। या फिर हम लोग वहाँ पर एक रन बटन भी अवेलेबल होता है, जिस पर क्लिक करके हम लोग हमारे कोड को रन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर प्रोग्रामिंग की। आर क्या है? R is a programming language and environment designed for statistical computing and graphical. It's open source and widely used in academia, industry and data science. Basically R एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि स्टैटिकल कंप्यूटिंग इन ग्राफिक्स के लिए यूज़ की जाती है। इसका वाइडली यूज़ होता है एकेडमिया, इंडस्ट्री एंड डेटा साइंस में। अगेन ये इंस्टॉलेशन काफ़ी सिंपल है। हम लोग CRAN यानी कि कंप्रहेंसिव आर अर्चिव नेटवर्क्स की हेल्प से आर लैंग्वेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। आर कंसोल क्या होता है? आफ्टर इंस्टॉलिंग आर, ओपन आर, यू विल सी द आर कंसोल वेयर यू कैन टाइप कमांड। आर कंसोल में बेसिकली हम लोग हमारी जो भी कमांड्स होती है हमारी आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, उन्हें हम लोग टाइप करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हम लोग किस तरह से आर लैंग्वेज में डिक्लेयर कर सकते हैं? बेसिकली हम लोग मेनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इक्वल की हेल्प से हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, लेकिन हम ये लोग यहाँ पर राइट शिफ्ट एरो और एक हाइफन की हेल्प से भी हम लोग, और अगेन एक इक्वल के साइन के हेल्प से भी हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डेटा टाइप्स की। डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं? इसमें न्यूमेरिकल, कैरेक्टर और लॉजिकल, जैसा कि हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं उसी टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं आर डेटा स्ट्रक्चर्स की। बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन ए कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज इफेक्टिवली। डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? वो डेटा टाइप्स की तरह ही होते हैं, लेकिन वो एडवांस डेटा टाइप्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सो दैट डेटा को इफेक्टिवली यूज़ किया जा सके। The idea is to reduce the space and time complexity of different tasks. Data structure in R programming are tools for holding मल्टीपल वैल्यूज़। अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सिर्फ एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के इम्पोर्टेंस से पढ़ा रहा हूँ, तो ज़्यादा हम प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। मैं बेसिकली यहाँ पर लाइन बाय लाइन रीड करके एक्सप्लेन करता चलूँगा।
R base R's base data structure are often organized by their dimensionality. So basically R हो या फिर कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, वहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर्स किस तरह से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. सो डेटा स्ट्रक्चर्स की जो कैटेगरी डिफाइन होती है या फिर डेटा स्ट्रक्चर्स किस तरह से बनते हैं, वो बनते हैं बेसिकली हमारी डायमेंशनलिटी के ऊपर, कि वहाँ पर हम लोग वन डायमेंशनल डेटा, टू डायमेंशनल डेटा या फिर एन डायमेंशनल डेटा को हम लोग यूज़ करते हैं. और बेसिकली वो डेटा हम लोग जो डेटा स्टोर करवाएंगे डेटा स्ट्रक्चर्स में, वो होमोजीनियस होगा या फिर हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस का मतलब होगा कि वहाँ पर जो भी डेटा एलिमेंट्स हम लोग उस डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करवाएंगे वो आइडेंटिकल होंगे, यानी कि सेम टाइप के होंगे, या फिर वो डिफरेंट टाइप के होंगे, यानी कि हेट्रोजीनियस होंगे. सो मोस्ट एसेंशियल डेटा स्ट्रक्चर्स जो कि आर में होते हैं वो कौन से होते हैं? वेक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स, लिस्ट, एरेज, मैट्रिक्स एंड डेटा फ्रेम्स. सो इनके बारे में हम लोग एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. वेक्टर्स क्या होता है? वेक्टर इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन. बेसिकली वेक्टर एक वन डायमेंशनल एरे की तरह ही होता है. वेक्टर इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ बेसिक डेटा टाइप ऑफ ए गिवन लेंथ. द ओनली की थिंग is here is that element of vector must be of identical data type. Example, homogeneous data structures. Vector are one dimensional data structures. So basically जैसे मैंने बताया, वेक्टर्स हमारी वन डायमेंशनल एरे की तरह होती है, जहाँ जिस तरह से एरे में हम लोग होमोजेनियस डेटा स्ट्रक्चर यानी सेम टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स को, सॉरी, सेम टाइप के डेटा टाइप्स, सेम डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स को रख सकते हैं, उसी टाइप से हम लोग वेक्टर्स में भी सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स को रखते हैं. वेक्टर्स को फॉर्म करने के लिए बेसिकली हम लोग यहाँ पर वेक्टर के हमारे वेरिएबल का नाम लिखेंगे, इक्वल टू लगा करके हम लोग सी और पैरेंथेसिस ओपन करके उसके अंदर हमारे एलिमेंट्स रख देते हैं बाय सेपरेटिंग कोमा. प्रिंट करवाने के लिए अगेन हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर बेसिकली हम लोग अगर एक्स लिख करके भी अगर हम लोग रन करेंगे कोड, तो आउटपुट हमारा जनरेट हो जाएगा. नेक्स्ट हम डेटा स्ट्रक्चर है हमारा फैक्टर. फैक्टर आर द डेटा ऑब्जेक्ट विच आर यूज टू कैटेगराइज द डेटा एंड स्टोर इट एज लेवल. दे आर यूजफुल फॉर स्टोरिंग कैटेगोरियल डाटा. सो बेसिकली फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स भी हमारे होमोजीनियस डेटा टाइप्स की तरह ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग वेक्टर्स के टाइप के होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर कैटेगोरियल वैल्यूज़ रखते हैं. बेसिकली कैटेगोरियल, जैसे क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग जैसे मेल फीमेल हो गया, कैट डॉग हो गया, ज़ीरो वन ट्रू फॉल्स, इस टाइप की कैटेगरीज में जो भी वैल्यूज़ डिफाइंड होती है, तो वो हम लोग यहाँ पर उस टाइप का डेटा हम लोग स्टोर करते हैं. सो बेसिकली हम लोगों ने फैक्टर फंक्शन के अंदर सी, जो कि हम लोग वेक्टर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वही हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके अंदर एक डेटा पास किया हुआ है. सो बेसिकली यहाँ पर सिर्फ कैटेगरीज थी दो, मेल और फीमेल, तो उसी का डेटा पास किया है. सो आउटपुट में हम लोग जब हम लोग फैक्ट को प्रिंट करते हैं, तो वो हमारा ये प्रिंट कर देगा. साथ में वो एक लेवल्स करके भी एक हमारा एट्रीब्यूट देगा, जो कि बताता है कि इसके अंदर कौन कौन सी एंटिटीज़ है, फीमेल एंड मेल. नेक्स्ट हमारा डेटा स्ट्रक्चर है लिस्ट. लिस्ट इज अ जेनरिक ऑब्जेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. लिस्ट आर हेट्रोजेनियस डेटा स्ट्रक्चर. सो लिस्ट क्या होता है? लिस्ट बेसिकली जिस टाइप से हमारा पाइथन में लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है, उसी टाइप से आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है. सो यहाँ पर भी हम लोग हेट्रोजेनियस डेटा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप्स के भी एलिमेंट्स को हम लोग स्टोर करवा सकते हैं. दीज आर ऑल्सो वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पर भी हम लोग वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर्स, ये भी एक वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर ही होता है, यानी कि हम लोग एक ही डायमेंशन यूज़ कर सकते हैं. ए लिस्ट कैन बी ए लिस्ट ऑफ वेक्टर, लिस्ट ऑफ मैट्रिसेस, ए लिस्ट ऑफ कैरेक्टर एंड ए लिस्ट ऑफ फंक्शन एंड सो ऑन. आर प्रोग्राम टू इलिस्ट्रेट ए लिस्ट. एम्प्लॉय आईडी का नाम से हम लोगों ने यहाँ पे एक वेक्टर बनाया है, एम्प्लॉय नेम के नाम से हम लोगों ने दूसरा वेक्टर बनाया है, और एक नंबर ऑफ एम्प्लॉय नाम से हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया है. हम लोग एम्प्लॉय लिस्ट बना करके उसके लिस्ट फंक्शन की हेल्प से इन सबको एक लिस्ट के अंदर स्टोर करवा सकते हैं. आफ्टर प्रिंटिंग द एम्प्टी लिस्ट, सॉरी, एम्प्लॉय लिस्ट, द आउटपुट विल बी जनरेटेड लाइक दिस. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एरेस की. एरेस अगर आपने किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और जैसे सी प्लस प्लस में अगर पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा एरेस क्या होती है. एरेस आर द आर डेटा ऑब्जेक्ट विच स्टोर द डेटा इन मोर देन टू डायमेंशन. एरेस आर एन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर. सो बेसिकली जहाँ पर हम लोग वन डायमेंशनल की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग वेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग टू डायमेंशनल या फिर थ्री डायमेंशनल की बात करें, बेसिकली मोर देन टू डायमेंशनल के लिए भी हमारे पास मैट्रिक्सेस होती है, लेकिन मोर देन टू डायमेंशनल की हम लोग जब बात करते हैं, तो उसके लिए हम लोग एरेस को यूज़ करते हैं. सो एरेस के अंदर भी हम लोग वेक्टर्स को पास करते हैं, और हम लोग डायमेंशन डिसाइड कर सकते हैं. इसके अंदर एक पैरामीटर होता है डायमेंशन नाम से, तो उसके अंदर हम लोग डायमेंशन डिसाइड कर सकते हैं. इसकी हेल्प से हम लोग को इस तरह से आउटपुट मिलेगा.
नेक्स्ट है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होती है? ए टू डायमेंशनल एरे विथ रोज एंड कॉलम्स। सो मैट्रिसेस क्या होती है? एरेस की टाइप की होती है, लेकिन वो टू डायमेंशनल होती है। टू डायमेंशन मतलब रोज एंड कॉलम्स। सो बेसिकली मैट्रिक्स को बनाने के लिए हम लोग मैट्रिक्स फंक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लोग इस टाइप से इसके पैरामीटर्स पास कर सकते हैं और इसको प्रिंट करवाएंगे तो एक टू डायमेंशनल एरे बन के तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है हमारा डेटा फ्रेम। सो डेटा फ्रेम की हम लोगों ने जब पांडास पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने बात की थी। डेटा फ्रेम क्या होता है? बेसिकली डेटा फ्रेम रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट की एक टेबल ही होती है। सो ए टू डायमेंशनल टेबल विथ रोज एंड कॉलम अलाउिंग डिफरेंट डेटा टाइप्स। सो यहाँ पर हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप्स को हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं। सो वी हैव क्रिएटेड ए नेम वेक्टर, then a language vector, and then age vector. After creating them, we have declared here a data.frame function, and we have passed a name, language, and age in it. After printing the data frame, it will be looking like this. So this is the output of this code. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डेटा इंपोर्टिंग की एंड विजुअलाइजिंग द डेटा। सो किसी भी डेटा को ऊपर हम लोग जब भी मशीन लर्निंग मॉडल्स को अप्लाई करना हो या फिर उससे विजुअलाइजेशन करना हो तो सबसे पहले हमें डेटा को तो इंपोर्ट करना पड़ता है ना। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप होती है हमारी डेटा इंपोर्टिंग की। सो CSV फाइल अगर हो तो हम लोग CSV फाइल हो, एक्सेल फाइल हो या फिर जेसन SQL किसी भी फॉर्मेट में हो फाइल्स, तो हम लोग उसको सिंपली आर आर प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग उसको इंपोर्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन और मशीन लर्निंग को अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट है CSV फाइल। CSV फाइल को हम लोग रीड करने के लिए सिंपली एक वेरिएबल बनाते हैं और रीड डॉट CSV फंक्शन का यूज़ करके हम लोग CSV फाइल को रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सेल फाइल। एक्सेल फाइल को रीड करने के लिए हम लोग रीड एक्सेल लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। सो इंपोर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर पाइथन की तरह इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग लाइब्रेरी और पैरेंथेसिस के अंदर हमारी लाइब्रेरी का नाम लिख देते हैं और इसके हेल्प से हम लोग लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर रीड एक्सेल फंक्शन की हेल्प से एक्सेल फाइल्स को रीड कर लेते हैं। साथ में यहाँ पर वेरियस फॉर्मेट्स जैसे जेसन SQL भी हम लोग रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है विजुअलाइजिंग डेटा। सो डेटा विजुअलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे डेटा साइंस प्रोजेक्ट का। हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, जो भी रिपोर्ट्स होती हैं या फिर डेटा सेट होता है तो उसको रीड करना इतना ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं हो पाता है। और जैसे आप अगर आपका बॉस है तो वो उस डेटा को मैन्युअली रीड नहीं करेगा। वो चाहेगा कि आप इसको उसको बॉस को प्रेजेंट करो या फिर आप किसी और को भी जैसे प्रेजेंट कर रहे हो तो आप किस तरह से कर सकते हो, आप चार्ट्स बना सकते हो, ग्राफ बना सकते हो। तो बेसिकली उन्हीं चार्ट्स, ग्राफ या फिर प्लॉट डायग्राम्स के द्वारा हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करने की प्रोसेस को हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन कहते हैं। तो यूजिंग ग्राफ एंड चार्ट टू विजुअलाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स डेटा सेट इज मोर कंफर्टेबल इन कंपैरिजन टू स्टडिंग द स्प्रेडशीट एंड रिपोर्ट्स। सो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर समरी स्टैटिस्टिक की बात करते हैं। सो समरी स्टैटिस्टिक यानी कि बेसिकली मीन, मीडियन, मोड या फिर जो भी स्टैटिस्टिकल मेजर्स होते हैं उन्हें हम लोग फाइंड आउट करने के लिए सिंपली समरी फंक्शन का यूज़ करते हैं। बेसिकली समरी करके पैरेंथेसिस के अंदर हमारे डेटा सेट जहाँ जिस भी वेरिएबल में हमने डेटा सेट को रीड करवाया है उस डेटा वेरिएबल का हम लोग नाम देते हैं। तो ये पूरी उसकी स्टैटिस्टिकल समरी हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जैसा कि आपको शायद पता होगा, मैंने यहाँ पर डायग्राम नहीं बनाया, लेकिन हिस्टोग्राम भी एक डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाने वाला एक प्लॉट होता है इस टाइप से। सो हिस्टोग्राम क्या होता है, विजुअलाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल वेरिएबल्स, यानी कि हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को भी विजुअलाइज करने के लिए हिस्टोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। हिस्टोग्राम को प्लॉट करने के लिए बेसिकली हम लोग हिस्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं और इसके अंदर जितने भी पैरामीटर्स हैं इनको हम लोग पास करते हैं। यहाँ पर जैसे कि न्यूमेरिकल वेरिएबल जो लिखा है ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टोर करवाते हैं हमारे डेटा की। सो बेसिकली उसकी हेल्प से हम जो भी हिस्टोग्राम बनता है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर ही बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कैटर प्लॉट की। स्कैटर प्लॉट को भी हम लोग यहाँ पर प्लॉट करने के लिए सिंपली प्लॉट फंक्शन का यूज़ करते हैं। प्लॉट फंक्शन का यूज़ करके मेन के अंदर हम लोग यहाँ पर स्कैटर प्लॉट लिखते हैं। इसकी हेल्प से हम लोग स्कैटर प्लॉट को भी ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट को बनाने के लिए हम लोग सिंपली बॉक्स प्लॉट नाम का फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो इसके हेल्प से हम लोग बॉक्स प्लॉट को बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डेटा एनालिटिक्स में यूज़ किए जाने वाले इंपॉर्टेंट टूल के बारे में। सो वेका इज़ वन ऑफ देम। सो वेका के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि वेका एक जावा में डिज़ाइन किया हुआ एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सो वेका इज़ अ कलेक्शन ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम फॉर डेटा माइनिंग टास्क। डेटा माइनिंग बेसिकली क्या होता है? डेटा माइनिंग होता है एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के ऊपर मशीन लर्निंग मॉडल्स को अप्लाई करके उससे इंफॉर्मेशन और इंसाइट्स निकालना जिससे बिजनेस में हेल्प हो। सो डेटा माइनिंग टास्क के लिए यूज़ किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वेका। इट स्टैंड फॉर Waikato Environment for Knowledge Analysis and is a suite of tools for machine learning and data mining task। सो वेका का कुछ इंटरफेस कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर प्री प्रोसेस नाम का जो टैब होता है, प्री प्रोसेस में बेसिकली जो भी मशीन लर्निंग मॉडल को अप्लाई करने से पहले जो भी प्री प्रोसेस होती है जैसे कि डेटा को रीड करना, उसके फिल्टरिंग करना
और डेटा को क्लीन करना, वो सारा हम लोग इस वाले टैब में प्रोवाइड करता है ये फीचर्स। क्लासीफाई के अंदर बेसिकली क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स को प्रोवाइड करता है। क्लस्टर के अंदर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स, एसोसिएट के अंदर एसोसिएटिंग एल्गोरिथम्स, सेलेक्ट एट्रीब्यूट के अंदर बेसिकली फीचर सिलेक्शन जो होते हैं जैसे पीएससी और फीचर सिलेक्शन की जो टेक्निक्स होती है वो हमें प्रोवाइड करता है। विजुअलाइज स्टेप के अंदर हम लोग बेसिकली जो हम लोगों ने अभी बात की है, स्कैटर प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, ऐसे डिफरेंट प्लॉट्स, चार्ट्स या फिर डायग्राम्स या फिर पाई चार्ट, इनको बना करके हम लोग डेटा को विजुअलाइज करते हैं। यहाँ पर जैसे प्री प्रोसेस में हमारा यहाँ पर दिख रहा है ओपन फाइल का एक ऑप्शन होता है। ओपन फाइल से हम लोग यहाँ पर जो भी हमारे लोकल डेटाबेस में फाइल होती है जैसे CSV, एक्सेल, उन्हें हम लोग ओपन कर सकते हैं। अगर URL से हम लोग किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो हम लोग ओपन URL यूज़ कर सकते हैं। डेटाबेस हो तो हम लोग ओपन DB का यूज़ कर सकते हैं। सो पूरा हम लोग यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं वेका के बारे में, बेसिक इंट्रो हम लोग कवर कर रहे हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली आप अगर इन सारे टैब्स के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखते हैं तो आपके एग्जाम के लिए हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ वेका। तो फर्स्ट इसका फीचर होता है यूज़र इंटरफेस। बेसिकली जैसे पाइथन में हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, सो वो एक कमांड लाइन इंटरफेस होता है हमारे लिए। सो वहाँ पर हम लोग कोड लिखते हैं और उसकी हेल्प से हम लोग डेटा एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है वेका, उसके हेल्प से काफ़ी आसान हो जाता है मशीन लर्निंग मॉडल्स को अप्लाई करना और साथ में डेटा एनालिसिस परफॉर्म करना। नेक्स्ट होता है डेटा प्री प्रोसेसिंग। सिर्फ मशीन लर्निंग के लिए ही नहीं, डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए भी हम लोग वेका को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए वैरायटी ऑफ टास्क हमें ऑफर करता है, जिससे हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़, डेटा फिल्ट्रेशन, ये सब। थर्ड है एल्गोरिथम्स। बेसिकली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के लिए या फिर डेटा माइनिंग टास्क के लिए भी हम लोग वेका को यूज़ करते हैं। वेका इंक्लूड वाइड वैरायटी ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, जैसा कि हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, क्लस्टरिंग, एसोसिएशन के लिए वहाँ पर डिफरेंट टैब्स थे, तो वहाँ पर हम लोग ये सारी की सारी एल्गोरिथम्स यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ है एक्सपेरिमेंटेशन एंड इवोल्यूशन। सो बेसिकली इवेल्यूएशन यानी कि होता है हमारे जो मॉडल की जो इवेल्यूएशन यानी कि परफॉर्मेंस मेजर्स क्या होते हैं। बेसिकली कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, यानी कि हमारा जो मॉडल तैयार हुआ है वो कितना एक्यूरेट है, उसकी जो टेस्ट मतलब प्रिसीजन होते हैं, उसकी एक्यूरेसी होती है, वो भी हम लोग यहाँ पर वेका की हेल्प से कर सकते हैं। So Vega allow user to design and run experiment to compare the performance of different machine learning algorithm on a given data set. It provide tool for evaluating and visualizing the result of machine learning experiment. इंटीग्रेटिंग विद जावा। सो वेका जैसे कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही बना हुआ है, तो इसका एक जावा के साथ में अच्छा इंटीग्रेशन है। वेका इज रिटन इन जावा एंड कैन बी यूज एज अ लाइब्रेरी विद इन जावा प्रोग्राम्स। दिस अलाउ फॉर प्रोग्रामेटिक एक्सेस टू वेकास फंक्शनैलिटी। जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना है, सो इसको हम लोग एज अ लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकते हैं जावा प्रोग्राम के अंदर। सिक्स्थ है कि यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो बेसिकली कोई पेड सॉफ्टवेयर नहीं है, फ्री टू यूज़ सॉफ्टवेयर है और काफ़ी सिक्योर है, क्योंकि बेसिकली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कोड गिटहब पे अवेलेबल होता है, जिसकी हेल्प से वहाँ पर कुछ भी चेंजेस हम लोग मतलब जो भी डेवलपर्स होते हैं वो कर सकते हैं। वेका इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मेकिंग फ्रीली अवेलेबल फॉर academic एंड कमर्शियल यूज। यूजर कैन एक्सेस एंड मॉडिफाई द सोर्स कोड टू सूट देयर स्पेसिफिक नीड। नेक्स्ट हम बात करें ऑरेंज की। ऑरेंज भी एक डेटा एनालिटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है। सो ऑरेंज इज ए ओपन सोर्स डेटा visualization and analysis tool that is designed for both novice and expert user. It provides a visual programming interface that allow users to interactively एक्सप्लोर, एनालाइज एंड विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा। ये जो सारे सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़ रहे हैं, इनका एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर आपने इनको नहीं यूज़ किया तो आप सिंपल सा एग्जांपल मान सकते हैं एक्सेल को। जैसे एक्सेल में हम लोग एक्सेल फाइल्स को देखते हैं जहाँ पर रोज एंड कॉलम्स होते हैं, उनमें हम लोग डेटा एनालिसिस किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, वहाँ पर हम लोग फिल्ट्रेशन करते हैं। अगर आपने एक्सेल चलाया होगा तो उसी टाइप के सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये एक हायर लेवल पर है, जहाँ पर हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स को अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके फीचर्स की बात करें तो विजुअल प्रोग्रामिंग यहाँ पर हम लोगों का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। ऑरेंज यूजेस a visual programming interface where user construct a workflow by connecting predefined component widgets in Visual Canvas. These make it easy for users to build and modify workflow without the need of programming skill. बेसिकली ये कोई इंटरेक्टिव सेशन नहीं है ऑरेंज का, या फिर हम कहें कि प्रैक्टिकल सेशन नहीं है, वरना मैं यहाँ पर आपको ऑरेंज को यूज़ करके दिखा देता, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह वीडियो बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर हम लोग सिर्फ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स की थ्योरेटिकली बात कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट फीचर होता है विजेट्स। ऑरेंज कम विद अ वैरायटी ऑफ विजेट दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क सच एज डेटा लोडिंग, प्री प्रोसेसिंग, विजुअलाइजेशन एंड मशीन लर्निंग। सो बेसिकली यहाँ पर भी हम लोग डेटा को लोड कर सकते हैं, प्री प्रोसेसिंग अप्लाई कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन और मशीन लर्निंग मॉडल्स को अप्लाई कर सकते हैं। यूजर कैन ड्रैग एंड ड्रॉप विजेट्स इनटू द कैनवास एंड कनेक्ट देम टू क्रिएट डेटा एनालिसिस और सॉफ्टवेयर लर्निंग पाइपलाइन। पाइपलाइन की हम लोगों ने बात की थी एक बार पिछली वीडियोस में। पाइपलाइन क्या होता है, बेसिकली एक डिक्शनरी टाइप की होती है, या फिर कहे सॉरी डिक्शनरी नहीं, लिस्ट टाइप की होती है, जहाँ पर हम लोग एक के बाद एक परफॉर्म करने वाली प्रोसेस को हम लोग लिख सकते हैं। तो वो भी हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेटा विजुअलाइजेशन। ऑरेंज के अंदर हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ प्लॉट्स, बार चार्ट्स, हीट मैप्स और अदर विजुअलाइजेशन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं।
मशीन लर्निंग भी अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग ये जो सब काम कर रहे हैं, जितने भी टूल्स हम लोग देख रहे हैं, ये मशीन लर्निंग अप्लाई करने के लिए ही देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग मशीन लर्निंग भी अप्लाई कर सकते हैं। डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए भी इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और एजुकेशनल यूज़, ऑरेंज इज पॉपुलर फॉर एजुकेशनल पर्पस ड्यू टू इट्स यूजर फ्रेंडली इंटरफेस एंड एबिलिटी टू इंट्रोड्यूस स्टूडेंट टू डेटा साइंस कंसेप्ट विदाउट एक्सटेंसिव कोडिंग। सो बेसिकली विदाउट यूजिंग द कोड और कोर कोडिंग हम लोग डेटा एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये एजुकेशनल यूज़ के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें एक इंपॉर्टेंट टूल जो कि रैपिड माइनर। तो हम लोगों ने पिछली वीडियोस में बात की थी इसके बारे में। रैपिड माइनर भी एक डेटा साइंस का प्लेटफॉर्म होता है जो एक वाइड रेंज ऑफ प्रोवाइड करता है मशीन लर्निंग मॉडल्स का और डेटा प्री प्रोसेसिंग का। और बेसिकली ये डीप लर्निंग के लिए यूज़ किया जाता है और इट इज़ डिज़ाइन टू बी यूज़र फ्रेंडली, मेकिंग इट एक्सेसिबल फॉर बोथ बिगिनर एंड एक्सपीरियंस डेटा साइंटिस्ट। जो भी एक्सपीरियंस डेटा साइंटिस्ट भी होते हैं वो भी इस वाले टूल को यूज़ करते हैं। फीचर्स की बात करें तो विजुअल वर्कफ्लो design. RapidMiner employ a visual workflow design approach by allowing users to create data analysis and machine learning process by connecting and configuring pre-built component. Next है data integration and preparation. Third, machine learning algorithms. नेक्स्ट इसमें डीप लर्निंग को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो डीप लर्निंग इंटीग्रेशन भी होता है और ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग यानी कि ऑटो एमएल भी हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ऑफर्स ऑटो मॉडल ए फीचर दैट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट एंड ट्यून बेस्ट लर्निंग मॉडल्स। सो बेसिकली हम लोग को जितने भी सारे टूल्स थे वहाँ पर मैन्युअली मशीन लर्निंग मॉडल्स को अप्लाई करके देखना होता था कि सबसे बेस्ट किसकी एक्यूरेसी रहेगी या फिर सबसे बेस्ट एल्गोरिथम कौन सी रहेगी। लेकिन यहाँ पर हम लोग ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग का भी यूज़ कर सकते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग ऑटोमेटिकली ये फाइंड कर सकते हैं कि बेस्ट मशीन लर्निंग मॉडल कौन सा होगा हमारे डेटा सेट के लिए। मॉडल इवेल्यूएशन एंड डिप्लॉयमेंट, बेसिकली मॉडल इवेल्यूएशन क्या होता है, वही परफॉर्मेंस मेजर, हमारे मॉडल्स की क्या परफॉर्मेंस मेजर है, उसकी कंफ्यूजन मैट्रिक, उसका प्रिसिजन स्कोर, रिकॉल, F1 स्कोर क्या है। तो यही सब हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। साथ में हम लोग डिप्लॉय भी कर सकते हैं इसको, अगर हमें लाइव करना हो या फिर हम चाहते हैं कि हमारा मॉडल कोई और भी देखे और ये दूसरे लोग भी यूज़ कर पाएँ, तो हम लोग यहाँ पर डिप्लॉय भी कर सकते हैं। टेक्स्ट एंड इमेज एनालिटिक्स, बेसिकली डीप लर्निंग का पार्ट है। टेक्स्ट एंड इमेज एनालिटिक्स यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी एंड बिग डेटा प्रोसेसिंग, सो दीज आर ऑल फीचर्स ऑफ रैपिड माइनर। नेक्स्ट हमारा टूल है मिनीटैब। मिनीटैब इज एन स्टैटिकल सॉफ्टवेयर पैकेज डिजाइन फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड स्टैटिकल एनालिसिस। इट इज वाइडली यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज स्पेशली इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। सो बेसिकली ये भी उसी के रैपिड माइनर वेगा की तरह ही एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। इसके फीचर्स की बात करें तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल, ग्राफिकल एनालिसिस। सो ये सारे इसके फीचर्स हैं, आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टूल जो कि है पावर बीआई। सो बेसिकली पावर बीआई का नाम आपने सुना भी होगा, ये एक माइक्रोसॉफ्ट की ओर से प्रोवाइड किया जाने वाला डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन के लिए एक टूल है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे मशीन लर्निंग अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ये विजुअलाइजेशन और डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए एक काफ़ी इफिशियंट टूल है। पावर बीआई इज अ डेटा विजुअलाइजेशन एंड बिजनेस इंटेलिजेंस टूल which help to convert data from different sources into interactive dashboard and VI report. It provides interactive visualization with self-service business intelligence capabilities where end user can create report and dashboard by themselves without having to depend on information technology स्टाफ और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली मैंने खुद ने भी पावर बीआई को काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है। यहाँ पर हम लोगों के लिए रिपोर्ट बनाना और डिफरेंट टाइप के डेटा सेट्स को डिफरेंट फॉर्मेट में के डेटा सेट्स को यूज़ करना और हैंडल करना काफ़ी आसान होता है। तो इसके बात करें हम लोग इसका सिग्निफिकेंट रीजन टू यूज़ पावर बीआई, हम लोग क्यों पावर बीआई को यूज़ करें, इसके कुछ सिग्निफिकेंट रीजन यहाँ पर बताए हैं। इट अलाउ ए रियल टाइम डैशबोर्ड अपडेट, इट प्रोवाइड सिक्योर एंड रिलायबल कनेक्शन टू डेटा सोर्स इन क्लाउड, इट अलाउड डेटा एक्सप्लोरेशन यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी। Power BI provide a hybrid configuration, quality deployment, and secure environment. It provide feature for dashboard visualization regularly updated with the community. It provide pre-built dashboard and report for SaaS solution. So basically काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप खुद से भी इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें फीचर्स की, तो सबसे पहला फीचर्स यहाँ पर है डेटा कनेक्टिविटी, कनेक्ट टू ए वाइड रेंज ऑफ डेटा सोर्सेज इंक्लूडिंग एक्सेल, एसक्यूएल सर्वर, क्लाउड बेस्ड एंड ऑन प्रेमिसेस डेटा एंड मैनी मोर। सो डेटा की कनेक्टिविटी यहाँ पर काफ़ी एफिशिएंट वे में होती है, इसलिए पावर बीआई का पहला फीचर ये है। नेक्स्ट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड मॉडलिंग। सो पावर बीआई अलाउ यूजर्स टू क्लीन, ट्रांसफॉर्म एंड मॉडल देयर डेटा यूजिंग built in Power Query editor and a data modeling interface. And next, user can create relationship between table, define calculated common columns and measure and shape the data for analysis. So basically यहाँ पर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के भी फीचर्स हमें मिलते हैं। इंटरेक्टिव डैशबोर्ड, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर का जो डैशबोर्ड हो वो इंटरेक्टिव है या नहीं है। अगर वो एक यूज़र इंटरेक्टिव होता है तो वो इसका मतलब है कि काफ़ी चलाने में वो आसान भी होता है और वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगा। इसीलिए पावर बीआई काफ़ी फेमस सॉफ्ट डेटा एनालिसिस के लिए टूल है। सो यहाँ पर हमें एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है। यूजर कैन क्रिएट इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक डैशबोर्ड विद ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस। डैशबोर्ड कैन इंक्लूड विजुअलाइजेशन सच एज चार्ट, मैप, टेबल एंड कस्टम विजुअल्स।
नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन की। यहाँ पर डेटा विजुअलाइजेशन के लिए काफ़ी सारे प्लॉट्स और जो चार्ट्स अवेलेबल होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल लैंग्वेज क्यूरी। User can use natural language queries to ask a question about their data and receive visualization in response. Sharing and collaboration. Power BI allow users to share their report and dashboard with other within or outside their organization. Collaboration feature include commenting, sharing, and collaboration on shared data. नेक्स्ट हम बात करते हैं ये सारे टूल्स जो है वो हमारे सिलेबस में है, इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं। स्पेशली ऐसा कुछ नहीं है कि यही टूल्स क्यों, और भी टूल्स हो सकते हैं जैसे टैबल्यू होता है, लेकिन बेसिकली ये हमारे सिलेबस का पार्ट था, तो इनके बारे में हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूल है गिटहब। गिटहब इज़ अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म। गिटहब बेसिकली पढ़ने से अच्छा मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। गिटहब बेसिकली आपने सुना ही होगा या फिर यूज़ किया ही होगा। गिटहब क्या होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर है तो उसको हम लोग जैसे लाइव करना हो या फिर उसका कोड हम लोग अगर शेयर करना चाहते हैं, कोलेबोरेट करना चाहते हैं, तो वो हम गिटहब की हेल्प से कर सकते हैं। तो इट फैसिलिटेट कोलेब्रेशन अमंग डेवलपर्स, डिफरेंट डेवलपर्स, यानी कि अगर मेरा एक दोस्त कहीं और है और हम लोग एक कोलेबोरेशन में एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ये काफ़ी आसान हो जाता है गिटहब की हेल्प से। सो हम लोग बात करते हैं गिटहब के फीचर्स के बारे में। वर्जन कंट्रोल विद गिट। इसका गिट के साथ में कनेक्शन इंट्रैक्शन होता है जिसकी हेल्प से वर्जन कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। गिटहब इज बिल्ट ऑन गिट, a distributed version control system. Developer can track changes, collaborate or project and manage different versions of their code. कोड रिपोजिटरी, यहाँ पर रिपोजिटरी बेसिकली होता है हमारे फोल्डर्स, जैसा कि हम लोग लोकल डेटाबेस में हम लोग फोल्डर्स होते हैं उस टाइप से गिटहब पर रिपोजिटरीज होती है। तो कोड रिपोजिटरी हम लोग मैनेज कर सकते हैं काफ़ी आसानी से और क्रिएट भी कर सकते हैं उसे, प्राइवेट और पब्लिक जिस तरह से भी हमें बनाना हो उस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। कोलेबोरेशन भी प्रोवाइड करता है, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर सेम ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग हो या फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में भी हो या फिर कहीं दूर भी हो, तो एक अच्छा कोलेबोरेशन प्रोवाइड करता है डेवलपर्स के बीच में, ताकि वो एक दूसरे का कोड देख भी सके और चेंजेस कर सके। कोड रिव्यू और कोड चेंज एंड डिस्कशन इशू विद द प्लेटफॉर्म, ये सब हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है ब्रांचिंग एंड मर्जिंग। डेवलपर कैन क्रिएट ब्रांचेस टू वर्क ऑन स्पेसिफिक फीचर और फिक्सेस इंडिपेंडेंटली। चेंज मेड इन ब्रांचेस कैन बी मर्ज बैक इन टू द मेन कोड बेस। सो बेसिकली ब्रांचिंग एंड मर्जिंग क्या होता है, जैसे कि एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन का भी जैसे आपने नाम सुना होगा, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे कि किसी भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कोड गिटहब पर डला होता है, तो अगर मैं वहाँ जा करके अगर मुझे उसके अंदर कुछ चेंजेस करने की अगर ज़रूरत लग रही हो या फिर कोई सिक्योरिटी इशू मुझे लग रहा हो, तो मैं बेसिकली उसको जा करके चेंज करके वहाँ पर एक पुल रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, जिसकी हेल्प से वो जो मैनेजर होगा तो बेसिकली वो मैनेजर मेरे कोड को चेक करेगा, अगर उसे सब कुछ सही लगता है और उसे लगता है कि हाँ ये एक सही चेंज होगा तो वो उसको कमिट कर सकता है। सो बेसिकली यही ब्रांचिंग एंड मर्जिंग होता है, इसीलिए हम लोग गिटहब का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। गिटहब एक्शंस अलाउ यूजर टू ऑटोमेट वर्क फ्लो इंक्लूडिंग टेस्टिंग, बिल्डिंग एंड डिप्लॉइंग कोड डायरेक्टली फ्रॉम द रिपोजिटरी। सो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली डिप्लॉय भी कर सकते हैं, टेस्टिंग भी कर सकते हैं। सो ये सारे गिटहब एक्शंस के यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक इंपॉर्टेंट टूल की बात करते हैं, गूगल कॉलैब, जिसे शॉर्ट में कोलैबोरेटरी भी कहा जाता है। तो ये एक जुपिटर नोटबुक की तरह ही सेम एक टूल होता है जो कि ऑनलाइन वर्क करता है, इसके लिए कोई इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सीधा हम लोग गूगल पे जा करके गूगल कॉलैब लिखते हैं तो वहाँ से हम लोग गूगल कॉलैब को यूज़ कर सकते हैं। गूगल कॉलैब शॉर्ट फॉर कोलैबोरेटरी इज ए फ्री क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय गूगल that allow users to write and execute Python code in an interactive environment. Colab provide access to powerful computing resources including GPU, which make it particularly useful for machine learning and data analysis task. So Google Colab भी एक जुपिटर नोटबुक की तरह ही होता है जहाँ पर हम लोग पाइथन कोड रन करके डेटा एनालिसिस और डेटा विजुअलाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी लाइब्रेरीज पहले से प्री इंस्टॉल होती है और कुछ नई लाइब्रेरीज भी हम लोग अपने हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें गूगल कॉलैब के फीचर्स की, तो फ्री एक्सेस टू जीपीयू। जीपीयू यानी ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट के एक्सेस को ये फ्री करता है। जुपिटर नोटबुक इंटीग्रेशन, यहाँ पर हम लोग जुपिटर नोटबुक से भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। गूगल कॉलैब सपोर्ट जुपिटर नोटबुक मेकिंग इट इजी टू क्रिएट एंड शेयर डॉक्यूमेंट दैट कंटेन लाइव कोड, इक्वेशन, विजुअलाइजेशन एंड नरेटिव टेक्स्ट। क्लाउड बेस्ड इन्वायरमेंट, यानी कि यहाँ पर कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। नो सेटअप इज रिक्वायर्ड एज कॉलैब रन इन क्लाउड। यूजर कैन एक्सेस देयर नोटबुक फ्रॉम एनी डिवाइस विद an internet connection. Multiple user can collaborate on Colab notebook in real time, making it suitable for team project and collaborative collaboration. इन सारे जो टूल्स की हमने बात की उनका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, जहाँ पर एक टीम प्रोजेक्ट में कोलेबोरेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेम कोड को हम लोग किसी और के भी साथ में शेयर करना चाहते हैं तो वो आसान हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें प्री इंस्टॉल्ड लाइब्रेरीज कौन कौन सी होती है गूगल कॉलैब में। सो कॉलैब कम विथ मेनी प्री इंस्टॉल्ड लाइब्रेरीज कॉमनली यूज इन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग सच एज numpy, pandas, matplotlib, टेंसरफ्लो एंड pytorch। इनके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात की हुई है डिटेल में। सो ये सारी लाइब्रेरीज गूगल कॉलैब हमें प्रोवाइड करता है।